नमस्कार मित्रों। भारतीय रियासतों के विलय पर जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, आज यह उसका अंतिम खंड है। इस खंड में हम लोग जूनागढ़ की रियासत और प्रसिद्ध हैदराबाद की रियासत के भारतीय गणराज्य में विलय को लेकर चर्चा करेंगे और अंत में इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि इस विषय को उठाकर यह वीडियो श्रृंखला क्यों बनाई गई। पर जैसा कि हमने अब तक किया है कि हर वीडियो देखने के बाद हमने हर आने वाले दूसरे वीडियो में यह देखा है कि जो इसके पहले का वीडियो था उससे हम अपने लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य और समझ निकाल सकते हैं, और हम हमेशा देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या समझा। तो जो अब तक का हमने वीडियो देखा है उसके आधार पर हमने कुछ तथ्य सीखे हैं, कुछ समझे हैं। सरदार पटेल की भूमिका को लेकर प्रश्न जो उठा था उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें मिले थे, कुछ कीवर्ड्स हमको मिले थे जिनका हम अपने उत्तर में बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर हमने चर्चा भी की थी और हमने त्रावणकोर की रियासत के बारे में भी चर्चा की थी। हमने त्रावणकोर की रियासत के भू स्ट्रैटेजिक महत्व यानी कि जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी। हमने जोधपुर और भोपाल की रियासतों के बारे में बात की थी, जोधपुर की जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की भी बात की थी, यानी जिसे हम कहते हैं भू सामरिक महत्व। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जूनागढ़ की। जूनागढ़ काठियावाड़ के इलाके में आने वाली एक रियासत थी और ये एक ऐसी रियासत थी जिसकी बहुसंख्यक जनता हिंदू थी और इसका शासक मुस्लिम था। जूनागढ़ त्रावणकोर से इस बात में मेल रखती थी कि यह भी समुद्र तटीय क्षेत्र हुआ करता था और इसकी कराची से दूरी केवल 325 नॉटिकल मील की ही थी। और इस तरीके से जूनागढ़, जिसमें वेरावल बंदरगाह आता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भू सामरिक स्थिति रखती थी। इसके साथ साथ इसमें एक खास बात और भी थी कि सोमनाथ का मंदिर, गिरनार के जैन मंदिर, गिरनार का शेर और गाठियावाड़ का इलाका, यह सब भारत की विरासत के सांस्कृतिक एकता के महत्वपूर्ण अंग भी थे और हिंदू, जैन आदि धार्मिक संप्रदायों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी थे। इसके साथ साथ एक बड़ी खास बात यह भी थी कि इसी काठियावाड़ क्षेत्र के एक निवासी थे जो उस समय भारत के गृह मंत्री थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जूनागढ़ की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि जब 1947 में विभाजन हो रहा था तो जूनागढ़ के नवाब साहब यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे और उनका काम देख रहे थे दीवान शाहनवाज भुट्टो। जी हाँ, ये वही भुट्टो हैं जिनके वंश में आगे जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो हुए। तो दीवान शाहनवाज भुट्टो के बारे में एक बात तो बहुत स्पष्ट थी कि इनका मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ एक विशेष झुकाव था और यूं कहें कि जिन्ना साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उनके हिसाब से चलते थे। इसी क्रम में जिन्ना साहब के समझाने पर और शहनवाज भुट्टो की अपनी इस विचारधारा के कारण 13 सितंबर को जूनागढ़ ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी या विलय स्वीकार हो गया। अब इस बात ने दो पक्षों पर बड़ा गहरा असर डाला और दोनों ही पक्षों में जो महत्वपूर्ण कारक थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात से नाराज थे कि जिस क्षेत्र से वह आते हैं और जिस क्षेत्र का धार्मिक जनसांख्यिक वितरण किसी भी दिशा में पाकिस्तान के साथ विलय को स्वीकार नहीं करता, उसका पाकिस्तान में विलय कैसे हो गया। और इस बात से भी नाराज थे कि जब पाकिस्तान का जन्म ही मोहम्मद अली जिन्ना की उस जिद्द पर हुआ जिसमें उन्होंने भारत में हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्रों की कल्पना की, दोनों को उन्होंने अलग अलग राष्ट्र ही माना, हिंदू और मुस्लिम एक साथ न रह सकने की बात को बार बार तरीके से उन्होंने उठाया और अंत में भारत का विभाजन कराया। तो पटेल साहब का यह कहना था कि यह कैसे संभव है कि एक ऐसा राष्ट्र जो धार्मिक वितरण के आधार पर ही बना हो, उसमें मुस्लिम राष्ट्र में एक हिंदू बहुसंख्यक प्रदेश का विलय कैसे हो सकता है। और इस पाकिस्तान विलय ने एक दूसरी रियासत पर भी बड़ा जोरदार प्रभाव डाला और वह था जम्मू कश्मीर। इस पाकिस्तान में विलय ने सरदार पटेल के मन में ये बात स्पष्ट कर दी कि मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान भारतीय रियासतों को अपने
राज्य में शामिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, चाहे वह गलत हो या सही हो, नैतिक हो अनैतिक हो, उचित हो या अनुचित हो। खैर, इधर पाकिस्तान में विलय की बात हुई और उधर महात्मा गांधी के भतीजे श्यामल दास गांधी ने जूनागढ़ की एक निर्वासन में सरकार बना दी, वो भी बंबई में। जूनागढ़ में आंदोलन शुरू हो गए। जूनागढ़ में प्रजा ने अपना संतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे शहनवाज भुट्टो साहब के बात समझ में आ गई कि जूनागढ़ की जनता उनके पाकिस्तान में विलय के निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और इसलिए 27 अक्टूबर को भुट्टो साहब ने जिन्ना साहब को एक पत्र लिख दिया, और उन्होंने उस पत्र में एक विशेष बात लिखी कि अब काठियावाड़ का मुस्लिम समुदाय भी पाकिस्तान में विलय को लेकर बहुत उत्सुक अब नहीं रहा। घटनाक्रम तेजी से बदला और मेनन साहब के समझाने पर शहनवाज भुट्टो इस बात के लिए तैयार हो गए कि जूनागढ़ के क्षेत्र का प्रशासन भारत को दे दिया जाए, और यह घटना 9 नवंबर को संपन्न हुई। पर इस घटना के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन भी बड़े नाराज से हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन नाराज हो गए कि उनको इस बुरे घटनाक्रम में विश्वास में नहीं लिया गया, और इसलिए उनको मनाने के लिए यहाँ पर जनमत संग्रह की बात हुई वो, और अंततः 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत गणराज्य का एक अभिन्न अंग बन गया। अब आते हैं दूसरी रियासत पर, हैदराबाद पर। हैदराबाद की खास बात यह थी कि हैदराबाद का पाकिस्तान से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, लेकिन हैदराबाद भारत के हृदय में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण भूक्षेत्र होता था। बाकी सारी चीजों में आत्मनिर्भर था सिवाय पेट्रोल और नमक के। और हैदराबाद की कहानी कुछ इस तरीके से थी कि यह एक तरफ मध्य प्रांत से, एक तरफ बंबई प्रेसिडेंसी यानी बंबई प्रांत से, और बाकी दो तरफ मद्रास प्रांत से घिरा हुआ था। उत्तर से दक्षिण जाने के रास्ते में यह बहुत बड़ा भूक्षेत्र पड़ जाता था, और बिना इस भूक्षेत्र के भारतीय गणराज्य में विलय के भारतीय गणराज्य में एक भौगोलिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक एकता की बात नहीं हो सकती थी। हैदराबाद के नवाब थे निजाम मीर उस्मान अली। दरअसल हैदराबाद में जो पद होता था वह नवाब का नहीं, निजाम का होता था। और मीर उस्मान अली इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हैदराबाद को किसी भी दशा में भारत में शामिल किया जाए। खैर, निजाम साहब की बहुत सारी बातों को आपने सुना होगा कि बहुत ही कंजूस किस्म के आदमी थे। पैसा बहुत ज्यादा इनके पास था। हिज एग्जाल्टेड हाइनेस की उपाधि लेकर बैठते थे, लेकिन किसी भी मेहमान को ढंग से खाना भी नहीं खिलाते थे। दुनिया के सबसे रईस लोगों में इनकी गिनती थी, लेकिन अगर उस समय कोई कंजूसी का मानदंड बनाया जाता तो शायद ये उसमें नंबर 1 पर पहुंचते। निजाम साहब ने काम ये किया कि इन्होंने इंग्लैंड में एक बहुत बड़े वकील, जो एडवर्ड सप्तम के भी वकील रहे थे, सर वॉल्टर माउंटन को भी अपने लिए खड़ा किया। वॉल्टर माउंटन इस बात के लेकर कानूनी रूप से पैरवी करने लगे ब्रिटेन में कि एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर हैदराबाद को अपना अस्तित्व बनाए रखने की छूट मिलनी चाहिए। भारत विरोधी चर्चिल साहब ने इस मौके का फायदा उठाया और इस बात को प्रचारित करने लग गए कि अगर भारतीय गणराज्य ने हैदराबाद के साथ किसी भी प्रकार का बल प्रयोग किया तो ये वैसी ही घटना होगी जैसे पोलैंड के साथ हिटलर ने किया था। यानी इस पूरी रियासत को एक केंद्र में रखकर पूरे इंग्लैंड में एक नई राजनीति शुरू हो चुकी थी और जिसका भारत पर प्रभाव पड़ना ही था। खैर, हैदराबाद के अंदर राजनीतिक स्थिति में कुछ 3 महत्वपूर्ण तत्व थे। एक तो कांग्रेस का आंदोलन, दूसरा नवाब साहब का इत्तिहाद उल मुस्लिमीन, और उनके खास व्यक्ति थे कासिम रजवी, जिन्होंने अपने रजाकार नाम की एक गुंडों की फौज बना रखी थी। कहने के लिए यह हैदराबाद की सेना होती थी, लेकिन इसमें गुंडे जैसे तत्व ही रख गए हुए थे। और दूसरी खास बात इस बात की यह भी थी कि हैदराबाद का जो प्रशासन था उसमें हिंदू बहुसंख्यक जनता होने के बाद भी केवल मुस्लिमों को ही ज्यादा स्थान दिया गया था। तीसरी एक शक्ति थी इस पूरे राजनीतिक समीकरण में, वो थी कम्युनिस्टों की शक्ति, और उन्होंने आज के तेलंगाना के जैसे जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में अपना बहुत प्रभाव बना रखा हुआ था। तो इस तरह हम देखते हैं कि हैदराबाद के अंदर भी राजनीतिक उठापटक चल रही थी, जिससे वहां का आंतरिक वातावरण बहुत ही प्रभावित हो रहा था। हैदराबाद की भौगोलिक अवस्थिति के कारण वहां पर शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। मध्य प्रांत से कई बार मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद चले आते थे और हिंदू समुदाय के कई बार लोग हैदराबाद से मध्य प्रांत और
मद्रास प्रांत में चले जाते थे। अब इससे शरणार्थियों की समस्या बढ़ने लग गई। खैर, इस दौरान घटनाक्रम में यह हुआ कि निजाम के जो मंत्री थे, दीवान थे, लाइक अली साहब, उन्होंने एक नया राग शुरू कर दिया। उन्होंने एक राग ये शुरू कर दिया कि अगर भारत गणराज्य हैदराबाद के साथ किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करेगा तो वह अपनी बात को संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूनाइटेड नेशंस में पहुंचा देंगे। लेकिन बात संभाली मीर उस्मान अली यानी निजाम साहब के भूतपूर्व दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने। सर मिर्जा इस्माइल ने इस बात को समझाया लाइक अली साहब को कि इसका कोई अभिप्राय नहीं होगा कि इस समस्या को आप लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जाएं, और उन्होंने निजाम मीर उस्मान अली को भी समझाया कि उनको भारत के साथ विलय की घोषणा कर देनी चाहिए। इंग्लैंड में दवा बना ही हुआ था। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने त्यागपत्र दिया और इसी के साथ भारत के रास्ते खुल गए। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो हुआ और ऑपरेशन पोलो की सैनिक कार्यवाही के साथ भारतीय गणराज्य में हैदराबाद का विलय हुआ। 17 सितंबर 1948 की रात थी। निजाम ने घोषणा की कि हैदराबाद अब भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न अंग बन गया है। मित्रों, इस पर हम लोगों ने चर्चा पूरी की, लेकिन इस वीडियो को बनाने का असली उद्देश्य क्या है वह मैं आपके सम्मुख रख देता हूं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत सारे तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं। कई बार इस बात को वो दिमाग से निकाल देते हैं कि जब वह मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो उनको तथ्यों का एक प्रस्तुतिकरण का उपयोग करना पड़ेगा, यानी उनको एक लंबे जो उत्तर होते हैं, विषयनिष्ठ उत्तर होते हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, उसके रूप में अपनी बात को रखना पड़ेगा। केवल तथ्यों का संग्रहण कर लेने से कभी भी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे यह जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, जब हम एकांकीय रूप से तथ्यों को याद करते हैं, तथ्यों को बटोरने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उसके सार को भी नहीं पकड़ पाते हैं, उस पर हमारी बड़ी अच्छी समझ नहीं बन पाती है। मान लीजिए कि सवाल हमारा ये ना आया होता कि भारतीय रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका क्या थी। मान लीजिए कि सवाल ये आया होता कि भारतीय रियासतों का विलय भारत की भू राजनीतिक और भू सामरिक एकता के लिए परम आवश्यक था, व्याख्या करिए। तो आप इस बात को कैसे लिख पाते? आपको रियासतों के कुछ ही नाम पता ही होते, लेकिन आपको पता नहीं होता कि त्रावणकोर की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, आपको पता नहीं होता जूनागढ़ की खास बात क्या है, आपको पता नहीं होता कि जोधपुर की खास बात क्या है, आपको पता नहीं होता कि हैदराबाद की रियासत का क्या महत्व है। जब तक आप अपने उत्तर में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं करते, आपको उस उत्तर को अच्छा लिखने में कभी भी सहजता नहीं होती। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा था कि आप लोग इस बात को समझें कि अगर आपको अंतिम चयन के लिए जाना है तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा से ही चीजों को जोड़कर चलना होगा। अब एक बात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण सी आ जाती है कि इसके लिए करें तो करें क्या। देखिए, करने के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं, 3 ही रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, यानी अपने स्वाध्याय पर फोकस करें, खुद पढ़ें, चीजों को समझें, जहां से आपको कोई सामग्री मिल सकती है लें। दूसरा, आप किसी से मार्गदर्शन ले लें, किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले लें। आप अगर आपके पास क्षमता है और आपको उचित लगता है तो किसी व्यावसायिक व्यक्ति से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। और तीसरा यह है कि आप इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन असली बात जो है वो ये है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि ये एक प्रश्न नहीं होता कभी कि आपने अपने चयन के लिए कोचिंग ली कि नहीं ली। असल बात होता है चयन हुआ या नहीं हुआ। और चयन के लिए जरूरी ये होता है कि आपने उत्तर लिखा तो लिखा कैसा, अच्छा लिखा, खराब लिखा, साधारण लिखा, औसत लिखा, कैसा लिखा। उसी के आधार पर अंक मिलना है और अंक के आधार पर ही चयन होना है। तो जो भी आप पढ़ें उसको वृहद स्तर पर पढ़ने की कोशिश करें, उसको एक लक्ष्य के साथ पढ़ने की कोशिश करें। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को हमेशा भेद करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के तथ्यों को अगर आपने ढंग से समझा है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए अपने उत्तर को अच्छा लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपके मुख्य परीक्षा के उत्तरों के अनुरूप ही लिखने की एक आदत हो। तो इस वीडियो पर अगर आपको कोई सवाल हो, इस विचार पर कोई सवाल हो, तो ये सवाल अपने रखिएगा। जैसे सवाल रखेंगे अपने अनुभव के साथ उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोई और टॉपिक हो तो उस पर भी चर्चा करूंगा। शायद मैं कल निबंध में भी चर्चा करूंगा कि निबंध में मेरा क्या अनुभव रहा है। निबंध में मुझे औसतन 65-70% नंबर मिल जाता रहा जब भी मैं अपना कंपटीशन देता रहा। तो उस पर वो नंबर क्यों मिल सकते थे, इस पर मेरा क्या अनुभव है, उस पर मैं कल चर्चा करूंगा, या कल के बाद चर्चा करूंगा। इस वीडियो को लेकर सुझाव जो भी आपके हों वो दीजिएगा। किसी का कोई विशेष सवाल हो, प्रश्न हो,
समस्या हो तो उसको भी रेखांकित कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।